बैठ जाओ। पीछे हो जाओ, पीछे ऐसे ठीक है। बैठ जाइए, शांत हो जाइए। बहुत समय से इंतजार कर रही है। धूप बहुत है आज। पानी मिला नहीं? क्या पानी तो पिला लेता हूँ। जल्दी जल्दी बोलती हूँ, मैं ज्यादा कष्ट नहीं दूंगी। आप सब बैठिए, बैठ जाइए, नहीं तो फिर हल्ला करेंगे। ठीक है, तो देखिए, मैं चुनाव के संदर्भ में यहाँ आपसे बातें करने आई हूँ। 20 तारीख को चुनाव है। चुनाव में मेरे बड़े भाई साहब सामने से हट जाओ, नीचे बैठ जाओ। राहुल गांधी जी यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। 20 सालों से, भैया बैठ जाइए, शांत हो जाइए। 20 सालों से मेरी माता जी आपकी सांसद रही है। भैया, ए भैया, ओ भैया, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। महिलाएं कितनी आसानी से शांत हो जाती हैं, है? बोलो बैठ जाओ, बैठ जाती। इनको देखो, अभी तक नहीं बैठे। अब थोड़ा हल्ला और करेंगे। हमसे सीखना चाहिए ना, है ना? सीख लीजिए। तो मैं कह रही थी कि 20 सालों से मेरी माताजी आपकी सांसद रही हैं, और यहाँ उनसे पहले इंदिरा जी रही थी, उनसे पहले हमारे परिवार के तमाम सदस्य यहाँ के सांसद हैं। तो काम बहुत हुआ उस समय यहाँ। और यहाँ जो एक राजनीतिक परंपरा हमेशा रही, वो यही रही कि जो भी सांसद होता था और जो भी नेता होता था, वो आपसे मिलजुल कर, आपकी समस्याओं को सुनकर, समझकर ही नीति बनाता। तो अगर मान लो यहाँ पे एम्स का अस्पताल लाए, तो ये इसलिए लाए क्योंकि गांव-गांव में जाकर ये समझ में आया कि इलाज के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है और बहुत कष्ट होता है। जब बच्चे होने वाले होते हैं या कोई बीमार हो जाता है तो बहुत कष्ट होता है। तो यहाँ एक अच्छा बड़ा अस्पताल, फिर नीतियां बनी। यही हमारी राजनीतिक परंपरा थी। बड़ी बड़ी नेता, इंदिरा जी जैसी जो प्रधानमंत्री रही, वो आपके घर घर में आती थी। आज भी मैं किसी गांव में जाऊं तो वहां कम से कम 1-2 बुजुर्ग मिलेंगे जो मुझे बोलेंगे कि बिटिया तुम्हारी दादी जी आई थी यहाँ और हम दादी जी से मिले थे। तो उस समय से ये परंपरा चलती आ रही है। 100 साल पहले भी यहाँ जब किसानों ने आंदोलन किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके पिताजी यहाँ आए थे। ये जागरूकता थी आपकी, और ये महानता भी है रायबरेली की कि हमेशा आपने लोकतंत्र के प्रति बहुत जागरूकता दिखाई। और यहाँ की नेताओं की भी महानता थी, उनकी परंपरा थी कि हमेशा आपके बीच आकर, आपसे मिलकर, आपकी समस्याओं को सुनकर ही नीतियां बनती, है ना? अब आज देश में क्या परिस्थितियां हैं? सबसे पहले तो आज देश में पूरी अलग तरह की राजनीति फैली हुई है। आज के नेता सोचते हैं कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है जनता के बीच, कि जनता की समस्याओं को सुनने के बजाय वो जो करना चाहे वो करते रहते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रतीक, सबसे बड़ा मिसाल हमारे अपने प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। हंस रहे हो? आप सोचो कि मान लो परिवार के मुखिया हैं और परिवार, उनका ध्यान सिर्फ इस तरफ होता है कि वो बड़े बड़े, मतलब या तो किसी कोई बड़ा जश्न मनाएंगे, गाजा बाजा बहुत पसंद है उनको, जहां जाएंगे गाजे बाजे के साथ जाएंगे। और परिवार के जो सदस्य हैं वो बार बार कहे जा रहे हैं भाई हमारे पेट में खाना नहीं है,
कुछ कमा के हमें दे दो, हमारी मदद कर लो। वो कहते हैं मैं मान सम्मान बढ़ा रहा हूं परिवार का, देखो आज मैं भोज कर रहा हूं 100 लोगों के लिए, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं करते जो परिवार के सदस्य हैं। तो आपको क्या लगेगा कि ये तो बड़ा अजीब सा मुखिया है ना। अब कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं। देश के जो मुखिया हैं उनको इवेंट पसंद है बड़े बड़े। आप टीवी चलाएंगे तो आपको दिखेगा कि दुनिया भर के प्रधानमंत्री आए हुए हैं, दुनिया भर के राष्ट्रपति आए हुए हैं, बड़ा बड़ा इवेंट हो रहा है और सब गाजा बाजा ताम झाम लगा हुआ है उसमें, बड़े बड़े सेठ दिखेंगे उनके साथ। लेकिन जनता से तो कट चुके हैं, एक गरीब आदमी नहीं दिखेगा उनके इर्द गिर्द। वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र है। अब आप भी यहाँ रायबरेली में इंदिरा जी के संसदीय क्षेत्र थे, वो भी प्रधानमंत्री थी। वहां पे राजीव जी प्रधानमंत्री थे जब अमेठी उनका संसदीय क्षेत्र था। आते थे, गांव गांव जाते थे, सुनते थे, समझते थे, कहते इस गांव में सड़क नहीं है, यहाँ बनवानी है। ये परंपरा थी। आज मोदी जी 10 साल से वाराणसी के सांसद रहे हैं, एक बार किसी गांव में नहीं गए, एक बार किसी किसान से नहीं पूछा कि क्या समस्या है, कैसे चल रही है जिंदगी तुम्हारी। ये आवारा पशु की जो समस्या है जिससे जूझ रहे हो आप, पूरा दिन काम करते हो, पूरी रात जाके मचानों पे बैठते हो कि कहीं पशु खा ना जाए, मेरे सारे दिन का काम खराब कर देगा, है ना बहन। बैठना पड़ता है। आप दिन में बैठती होंगी, आपके पति शाम को बैठते होंगे, और फिर भी रोक नहीं पाते, फिर भी आ जाते, चल जाते खेत। ऑडियो की बता कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। 5 सालों से तो मैं ही देख रही हूँ और हर मंच पे कह रही हूँ कि भाई कुछ करो कुछ करो। तो ये नहीं है कि सरकार को नहीं मालूम, सरकार को अच्छी तरह मालूम है कि ये समस्या है, हल करने का कोई प्रयास नहीं हुआ। पशु आते खा जाते खेत, ऊपर से खेती के हर सामान पे टैक्स लगा रखा है, जीएसटी का टैक्स है हर सामान पे। सामान ही इतने महंगे हो गए खेत की कमाई नहीं हो रही है, तो किसान कमा नहीं पा रहा है, वो खुद नहीं कमा पा रहा है तो वो मजदूर भी नहीं रख रहा है खेती के लिए, है ना। अब आप जब दुकान जाती हैं और आपके मन में होता है कि आज मैं ये 3-4 चीजें खरीदूंगी, तो ये सच है कि नहीं? वो 3-4 चीजों में से 1 की 2 खरीद के आती हो, है कि नहीं? बाकी सोचती हो कि चलो बाद में ही खरीद लेंगे, अभी नहीं, अभी पैसा नहीं है इसके लिए, जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, है ना। बच्चा बीमार पड़ता है तो इलाज करना कितना मुश्किल होता है, घबराहट होती है कि इलाज कैसे करेंगे, पैसे कहां से आएंगे। बेटी की शादी होती है तो किसान को कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज लेता है बेचारा, लेकिन खेती से कमाई नहीं हो रही है, कर्ज चुका नहीं पाता। तमाम किसान है पूरे देश में जो कर्ज लेते हैं, या तो खेत का नुकसान हो गया, बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, कुछ हो गया, भुगतान नहीं मिला, खेत खराब हो गया, दे नहीं पाया कर्ज। इतने किसान हैं देश में जिन्होंने आत्महत्या की है। यहाँ ललितपुर में मैं गई थी एक किसान के घर, उसने एक मेरे ख्याल से 1.25 लाख का कर्ज लिया था, कुछ घर में कुछ शायद शादी ही थी। फिर सोचा कि चलो मेहनत करके मैं कर्ज चुका दूंगा। खाद आना बंद हो गया, खाद के वितरण केंद्र में गया, सरकारी वाला बंद था, प्राइवेट वाला था, वैसे भी उसकी तबीयत खराब हो रही थी, प्राइवेट वाले वितरण केंद्र में चले गया और एक कतार थी वहां। अब उसकी बेटी ने मुझे बताया कि वो कतार से हिलना नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि मैं कतार छोड़ के घर चले जाऊंगा तो क्या पता मुझे खाद मिलेगी कि नहीं। तो खड़ा रहा, बेटी पानी ले गई, पानी पिया, खाना वाना ज्यादा खाया नहीं, कुछ था ही नहीं घर में खिलाने के लिए। 2 दिन खड़ा रहा, फिर गिर के वहीं पे मर गया। अब ये एक किसान नहीं है, ये तमाम किसानों के साथ ऐसे हो रहा है। कोई आत्महत्या कर रहा है, इतना तनाव है हर चीज के लिए, जिंदगी में इतनी मुश्किलें हैं, मुश्किलें बढ़ती ही चली जा रही हैं।
तमाम जो नौजवान हैं बेरोजगार खड़े हैं। अब आज बहनों जितने भी गरीब परिवार के हो, आज वो जमाना नहीं रहा कि बच्चा जैसे ही बड़ा हो गया आपने बोला चलो खेती में काम करो, ये जमाना नहीं रहा। अब ये जमाना है कि सब चाहते, कितना भी गरीब परिवार हो, सब चाहते कि बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि बच्चा बड़ा होगा, अच्छा रोजगार मिलेगा, हम लोगों की देखभाल करेगा। इतनी जागरूकता है जनता में कि सब कहते हैं कि भाई किसी भी तरह से हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। अब आप मेहनत करते हो, पढ़ाते हो बच्चों को, पाठशाला से गुजर के फिर निकल के फिर वो विश्वविद्यालय जाता है, डिग्री लाता है, कोई बीएससी करता है, कोई बीटेक करता है, कोई परीक्षा करता है भर्ती की, पता चला परीक्षा पेपर लीक हो गया, फिर से बेचारा 6 महीनों में दोबारा परीक्षा करेंगे। चलो 6 महीने में बेचारा फिर से तैयारी करता है, फिर परीक्षा देता है, फिर कोई घोटाला हो जाता है। और ऐसे बच्चों से मिली हूं मैं यहाँ, जब मैं यूपी में 2-3 साल पहले काम करती थी, कि 26-28 साल के हो गए हैं, परीक्षा देते देते घोटाला होता है, पेपर लीक होता है, बेचारे इंतजार करते हैं। अब इतनी मेहनत की है, माँ बाप ने कहीं ना कहीं से मेहनत करके पैसे इकट्ठे करके पढ़ा दिया है और बोला ठीक है बेटा ट्यूशन की फीस हम भर देंगे। बोझ बन रहा है परिवार पे, उसको शर्म आ रही है कि अभी तक नौकरी नहीं मिली है और वो इंतजार कर रहा है कि अभी सूची निकलेगी, अभी नियुक्तियां निकलेंगी। और मैं जब बात करती थी उनसे, मुझे कहते थे कि दीदी समझ में नहीं आ रहा है, 5-6 साल हो गए, हम बार बार पेपर दे रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि नियुक्ति की सूची आएगी। अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम इंतजार करते रहें कि फिर छोड़ दें, इंतजार छोड़ दें और कहीं जाके कहीं नौकरी प्राइवेट में या कहीं हम नौकरी ले लें। समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने इतनी मेहनत की है, परिवार ने इतनी मेहनत की है हमको पढ़ाने के लिए, हमने परीक्षा भी दी है, हमारे इतने साल भी ऐसे ही बीत गए इंतजार करते करते कि अब लगता है कि कल को हम कहीं जाके नौकरी ले लें और यहाँ नियुक्ति आ जाएगी तो क्या होगा। तो ये परिस्थितियां हो गई है कि आप चाहे पढ़ाएं लिखाएं कुछ भी करें, मेहनत करें, 2-2 3-3 लोग परिवार में कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरा नहीं हो रहा है, फिर भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, काम नहीं हो रहा है, खेती से कमाई नहीं हो रही है। और ये परिस्थितियां बनी कैसे? ये ऐसे ही बनी, जो मैं कहानी बता रही थी आपको मुखिया के बारे में, ऐसे ही बनी क्योंकि हमारे देश के जो मुखिया हैं उनका ध्यान ही कहीं और है। देश की जो रोजगार कहां से बनते थे, आपने देखा होगा यहाँ दादी जी ने ITI शुरू किया, ITI खोला, डिजाइन इंस्टीट्यूट आया, अमेठी में डिजाइन इंस्टीट्यूट, BHEL, HEL जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं आई। ये सरकारी संस्थाएं होती थी, इनसे रोजगार मिलता था। अब आस्ते आस्ते इनकी जो सब्सिडी है इनका निजीकरण हो रहा है। ठीक है, निजीकरण बुरा नहीं होता अपने आप में, लेकिन अगर सारी देश की संपत्ति उठाकर प्रधानमंत्री 4-5 बड़े बड़े खरबपतियों को दे दे तो ठीक नहीं होता। क्योंकि आप देखिए तो आज जो देश का कोयला है इन्हीं के दोस्तों का, देश की बिजली है इन्हीं के बड़े बड़े खरबपति दोस्तों की, देश के बंदरगाह सारे इन्हीं के दोस्तों के, देश के तमाम कोल्ड स्टोरेज इन्हीं के दोस्तों के, देश के हवाई अड्डे इन्हीं के दोस्तों के। तो रोजगार कहां से बनेगा? देश की संपत्ति थी, सब पकड़ा दिया आपने सिर्फ 4-5 लोगों को। अब एक यहां से रोजगार बनता था और रोजगार खेती से बनता था। जब खेती से कमा रहे थे तो खूब मजदूर भी रखते थे लोग, खेती में और भी कमाई होती थी, और सिर्फ मजदूरी नहीं, उससे और भी बनता था रोजगार। अब वो रोजगार भी बंद हो गया है। अब तीसरी जगह कहां से रोजगार बनता था? छोटे दुकानदारों से, छोटे बिजनेस। अब मान लो आपने मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट खोल दिया, जो भी हो, चप्पल बना रहे, जूते बना रहे, कुछ और बना रहे, तो आपने वहां से रोजगार दिलवा दिए लोगों को। अब प्रधानमंत्री जी एक दिन उन्होंने तय किया कि वो नोटबंदी करेंगे। आपको कह दिया कि अपने सारे जितने भी वो नोट थे, उस समय 500 के नोट थे, याद नहीं है, 1000 का था शायद,
जाइए बैंक में डाल दीजिए, सारा काला धन देश में आ जाएगा। आप सबने ये काम किया, मेरी बहनों ने जो छोटी मोटी बचत की थी, मुझे याद है मेरे बच्चों के एक मास्टर जी होते थे और कितने वो संकट में थे उस समय। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मेरी माता जी ने चुपचाप से तकिए के नीचे करती है, नानियाँ दादियाँ थोड़ा थोड़ा रख लेती है कि पोता आएगा पोती आएगी, थोड़ा थोड़ा हम खरीद के देंगे। उनको तो मालूम ही नहीं था कि ऐसे इकट्ठे कर करके माता जी ने तकिए के नीचे गद्दे के नीचे पैसे इकट्ठे करके रखे थे। बाद में पता चला कि हे भगवान, ये तो यहाँ पे पड़े, बेचारा बैंक ले गए। फिर तो ये सब आपकी जितनी भी छोटी छोटी बचत थी ये तो गई बैंक में। और जो छोटे कारोबार थे, छोटे दुकानदार थे, उनका नुकसान हुआ बहुत, उस समय बहुत नुकसान हुआ। लेकिन सबने कहा चलो, मोदी जी ने कहा कि देशभक्ति दिखाओ अपनी, सारा काला धन आ जाएगा। भैया काला धन तो आया नहीं, आपने देशभक्ति दिखा दी, आप कतार में खड़े हो गए और छोटे छोटे जो दुकानदार थे, बिजनेस थे, उनका नुकसान हुआ। उसके बाद मोदी जी लाए जीएसटी। अब जीएसटी से तो और भी कमर टूटी उनकी, समझ में नहीं आ रहा था किस पे कितना टैक्स है, क्या डाले क्या नहीं डाले। जो छोटे छोटे कारोबार हैं उनको एक खास एक आदमी को रखना पड़ा हिसाब किताब लगाने के लिए, डर के मारे कि कोई गलत ना हो। तो बहुत लोगों को कष्ट दिया है, मुश्किलें कम नहीं हुई हैं इन 10 सालों में, तरक्की नहीं हुई है आपकी। फिर भी आपको दिखता है कि देश बहुत आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। टीवी चलाते हैं, उस पर तमाम बड़ी बड़ी जश्न दिखते हैं आपको, उसमें मोदी जी जा रहे हैं, सारे पीछे पीछे उनके आ रहे हैं, ये सब दिखता है। तो अब इन चीजों को आप समझेंगे कैसे और गहराई से आपको समझ में कैसे आएगा कि आपके जीवन में तरक्की आ रही है कि नहीं आ रही है, कि सरकार वाकई इतने बड़े बड़े काम कर रही है कि नहीं। तो इसके लिए मैं सीधा सीधा आपको कह रही हूं कि जो आपको टीवी पे दिख रहा है, ये सब जितने भी टीवी के चैनल हैं, सब बड़े बड़े खरबपतियों ने आज के दिन खरीद रखे हैं। 57% ये सारे बड़े खरबपतियों के हैं। अब खरबपतियों को तो मोदी जी सारी संपत्ति दे रहे हैं देश की, और उल्टा मोदी जी भी अपनी पार्टी को अमीर बनाए जा रहे हैं। आज जो भाजपा है वो सबसे अमीर पार्टी है पूरी दुनिया में। अब देखिए, आजादी से 70 साल हो गए, कांग्रेस पार्टी 55 साल राज में थी, सरकार कांग्रेस की थी। 55 सालों में कांग्रेस पार्टी कभी इस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी नहीं बनी। 10 सालों में भाजपा सबसे अमीर पार्टी बन गई। कहां से? हमारे पैसे से। चलिए, आप कह रही हैं कहां से? ये जो काला धन जिसकी बात ये करते हैं, क्या ये तो नहीं है? ये चंदा लिया, चंदा बनाने के लिए स्कीम बना दी, बोलते हैं हम बड़े ईमानदार हैं। सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की स्कीम तो इन्होंने बनाई है। पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने ये स्कीम तो नहीं बनाई कि जो भी चंदा देगा राजनीतिक दलों को उसका नाम गुप्त रहेगा। मोदी जी ने ये स्कीम बना दी, स्कीम बनाई, उसके बाद न्यायालय ने बोला कि भाई ये गलत बात है, जो चंदा दे रहा है उसका नाम हमें पता होना चाहिए, पूरे देश को मालूम होना चाहिए, ये सार्वजनिक काम है, राजनीतिक दल जो है जनता के लिए काम करते हैं। तो जब सूची निकली तो पता चला कि मोदी जी ने किस किस से चंदा लिया है। मोदी जी ने जो आपको टीका लगा था, याद है आपको? किस किस को लगा टीका? सबको लगा, हमें भी लगा। लगाना चाह रहे थे कि डर लग रहा था? हाँ, थोड़ा डर लग रहा था, मुझे तो लग रहा था। मैंने कहा कि ये टीका इतनी जल्दी में बना है, भगवान जाने इसमें क्या है है ना। खैर, हम सबने लगाया और उस पर्चे पे मोदी जी की फोटो भी आई थी, याद है? अब पता चलता है कि एक ही कंपनी ने सारे टीके बनाए और उन्होंने 52 करोड़ रुपए चंदा दिया मोदी जी को। तो गुजरात में जो पुल गिरा था जिससे सैकड़ों लोग बह गए पानी में, उस कंपनी से भी मोदी जी ने चंदा लिया। फिर ऐसी कंपनियां थी जिसपे मोदी जी ने छापा लगवाया
चंदा लिया, छापेबंद, केस लगवा दिए बड़े बड़े, चंदा लिया, केस ठंडे बस्ते में गए। तो ये सारी बात भी सामने आ गई। तो इनका काम क्या रहा है 10 सालों में? काम रहा है कि अपने बड़े बड़े खरबपतियों को मजबूत बनाओ, खूब चंदा लेकर अपनी पार्टी को मजबूत बनाओ, और जनता के लिए सिर्फ एक बात, फूट फैलाना। जनता के सामने जब जब आओ तो सिर्फ धर्म के आधार पर राजनीति करो बस, ताकि जनता के जज्बात आपसे जुड़ जाएं। अब मैं फिरोजाबाद में एक महिला के घर गई और गली के अंदर मैं चली गई थी। मैंने पूछा, भाई पानी आता है? नहीं। बिजली है? नहीं दीदी, बिजली का खंभा बहुत समय पहले लगा था, अभी तक तार भी नहीं है, और जहां जहां लगा है वहां बिजली भी नहीं आती है, एक दो घंटे आती है। ठीक है। बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? वो फीस नहीं भर पा रही हूं मैं, तो मैं पाठशाला नहीं भेज रही। तो क्या करते हैं? पूरे दिन खेलते हैं, थोड़ी बहुत हम लोग जो सिखा सकते हैं सिखा देते हैं। तो मैंने कहा, विधायक कौन से दल का है? कहती है भाजपा का है। उस समय विधायकी के चुनाव थे। तो मैंने कहा, फिर किसको वोट दोगी? अब दीदी देना तो इन्हीं को है। क्यों? हमारे घर आए थे दुरदुरिया करने। हंस रही है। आए हैं लगता है आपके घर भी। हमारे घर आए थे दुरदुरिया करने, हमसे वचन ले लिए भगवान के नाम कि हम भाजपा को वोट देंगे। कहते हैं कि बाकी पार्टियां धर्म विरोधी हैं। तो बताइए, मैंने उसको समझाया कि देखो, ये विधायक कितनी बार विधायक बना है? 2 बार बन चुका है, अब तुम तीसरी बार बनाने वाली हो। अब इसको तो पता चल गया कि काम करने की जरूरत नहीं है। मैं घर चले जाऊंगा इनके, भगवान का नाम लूंगा, बोल दूंगा ये वो, मंदिर मस्जिद की बात कर लूंगा और वोट मुझे मिल जाएगा। तो फिर मैं काम क्यों करूं? तो आदत किसने बिगाड़ी? तो मैंने समझाया, अरे बहन आदत बिगाड़ रही हो। और रायबरेली में तो क्या आदत थी, आपने क्या बनाई थी नेताओं की? इंदिरा जी आती थी, डांट खा लेती थी आपसे। आप कहते थे कि मेरी सड़क आपने बना दी, इसको पक्का क्यों नहीं किया? मैंने खुद अपने पिताजी को देखा है, खूब डांट खाते हुए कि खम्भे लगा लिया आपने 6 महीने पहले, अभी तक तार नहीं डलवाया, वोट नहीं देंगे हम। हाँ, प्यार तो करते हैं आपसे, आइए चाय पिए, लेकिन वोट नहीं देंगे। ये बात होती थी। अब ये थी राजनीतिक परंपरा, बदल गई है। अब सब धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर आपको गुमराह करने में पड़े रहते हैं। प्रमाण क्या है? देश के प्रधानमंत्री, जिनका सबसे बड़ा पद है देश में, सबसे बड़े पद पे बैठे हुए हैं, और क्या भाषण देते हैं? कहते कि सावधान हो जाओ, कांग्रेस पार्टी के पास एक मशीन है। सुन लीजिए, मैंने एक मशीन है, उसको लेकर आपके घरों के अंदर आएंगे और आपके मंगलसूत्र और आपका सोना चुरा के किसी और को दे देंगे। गुजरात में गए, गुजरात में कहने लगे कि भाइयों और बहनों सावधान रहो, 2 गाड़ियां हैं तो एक गाड़ी कांग्रेस वाले चुरा लेंगे, 2 भैंस हैं तो एक भैंस कांग्रेस वाले चुरा लेंगे। अब हंस रहे हो। हंसने वाली बात है, लेकिन दुख की बात भी तो है कि देश का सबसे बड़ा पद है, कैसे कैसे लोगों ने संभाला है। पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी शहीद हुई देश के लिए, वाजपेयी जी सभ्य इंसान थे, मनमोहन सिंह जी जिसने देश को इतना आगे बढ़ाया। एक सभ्यता थी, एक स्तर था पद का, बातें होती थी तो काम की होती थी। चुनाव के लिए जब हम छोटे थे, आपकी उम्र के, प्रचार करने जाते थे पिताजी के लिए, तो मैं पूछती थी कि पिताजी क्या बात करूं? कहते बोलो कि हमने ये किया है, हमने ये सड़क बनाई है, BHEL आया है, वहां पे वो हवाई अड्डा बड़ा बना रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए डिजाइन इंस्टीट्यूट और दूसरे जो इंस्टीट्यूट हैं वो लगवा रहे हैं, बड़ा अस्पताल खोला, ये सब बोलो और बताओ जनता को कि हम किस तरह से विकास कराएंगे। ये कहते थे वो, और हमारा प्रचार भी यही होता था। हम आपके बीच आते थे तो कहते थे भाई हमने इतने रोजगार दिलवाए हैं और दिलवाने हैं, ये बड़े बड़े उद्योग खोले हैं।
आजकल इनका प्रचार भैंसों और सोना कोई चुरा लेगा और ऐसी फिजूल की बातों पर हो रहा है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगर काम किया होता, अगर वाकई इन्होंने 10 सालों में रोजगार दिए होते, महंगाई कम की होती, महिलाओं के लिए कोई अच्छी अच्छी स्कीम लाए होते, तो उसके आधार पर बोलते ना। आपके सामने प्रचार करने आते तो उसके आधार पर बोलते कि भाई हमने करोड़ों रोजगार दिए हैं और अगले 5 सालों में हम करोड़ रोजगार देंगे। लेकिन ये तो बोलने की हिम्मत नहीं है क्योंकि कुछ किया नहीं। आज जनता समझ रही है कि कितने बड़े बड़े सपने दिखाए हमें भाजपा वालों ने। 2 बार इनकी सरकार हमने बना दी केंद्र में। मोदी जी कहते थे 15 लाख रुपए खाते में डलवाएंगे। मोदी जी कहते थे सारा काला धन वापस आएगा और मेरी बहनें अमीर हो जाएंगी क्योंकि हम आपके खाते में डालेंगे। मोदी जी कहते थे नौजवानों के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, 2 करोड़ रोजगार देंगे, कुछ नहीं हुआ। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है देश में, 35 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, 70 करोड़ बेरोजगार लोग हैं। पढ़े लिखे थे, शिक्षित है, लेकिन 70 करोड़ बेरोजगार है। मजदूरी नहीं मिलती ठीक ढंग से। आप जाओ ठेकेदारों के पास कुछ भी दे देंगे। कोई कानून नहीं है कि इससे कम मत दो, शोषण मत करो श्रमिकों का। किसान कमा नहीं पा रहा है, बहनों के लिए कोई स्कीम नहीं है, महंगाई से जूझ रही है, सबसे ज्यादा बोझ उठाती है। मेरे भाषण सुनने के बाद घर जाएंगी, सफाई करेंगी, खाना पकाएंगी। जब तक सब लोग सोएंगे नहीं रात को तब तक नहीं सोगी, है ना। कोई सुनवाई है तुम्हारी? समाज में तो कमी होती है महिलाओं की सुनवाई, सरकार में भी नहीं है। तो सरकार का काम है। मेरे पिताजी ने पंचायती राज में आरक्षण दिया महिलाओं को तो सक्षम हुई। आज खूब सारी जो पंचायती राज में जो चुनाव जीत के आती हैं वो महिलाएं हैं। हमने यहाँ परियोजना शुरू की थी पूरे अमेठी रायबरेली में, उससे भी आप सक्षम हुए। इन्होंने क्या किया है? ये सब करने के अलावा ये धर्म की बातें और ये बड़े बड़े जश्न और ये बड़े अपने खरबपतियों को मजबूत करने के अलावा किया क्या है इन्होंने? अगर किया होता तो आपके सामने उसके आधार पर वोट मांगते। अब हम कह रहे हैं आपको कि हम कुछ गारंटी लाए हैं बहनें आपके लिए। हम समझ रहे हैं आपका संघर्ष क्या है, हम समझ रहे हैं कि कितनी मुश्किलें हैं जीवन में। इसीलिए हमने तय किया है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो जो गरीब परिवार है उसमें जो सबसे बड़ी महिला है उसको 1 लाख रुपए सालाना हम देंगे। हर महीने 8,500 रुपए हम डालेंगे आपके खाते में, क्योंकि हम पहचानते हैं कि जो घर का काम है उसको आज तक पहचाना नहीं गया है। आप उतनी मेहनत करती हो घर पे जितनी बाहर करती हो। खेत में जाओगी, मजदूरी करोगी, उतनी मेहनत करोगी, घर पे आओगी। आसान नहीं है बच्चों की परवरिश करना, सबके लिए खाना पीना देखना। और जब मजदूरी नहीं मिलती है 2-3 दिन की, जब किसी को भूखा रहना पड़ता है तो कौन भूखा रहता है? आप ही रहती हैं। तो हम पहचान रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि आपकी मदद के लिए ये हम स्कीम लाएंगे, गारंटी है हमारी। अब आप बोलोगे कि आप भी मोदी जी जैसे आप भी वचन करके चली जाओगी, हमें क्या मालूम। तो 2 प्रमाण है इसके। एक तो कि जितना भी काम रायबरेली अमेठी में हुआ वो ज्यादातर काम कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने किया। इत्तेफाक से मेरे परिवार के सदस्य थे। लेकिन कुछ भी बड़ी चीज देख लो, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे उद्योग हो, चाहे कोई भी सुविधा हो, वो कांग्रेस पार्टी ने की। और पूरे देश में ही ऐसा है। मैं गिना सकती हूँ लेकिन फिर बैठे रहोगे आप देर के लिए अगर गिनाना शुरू करूंगी। तो एक तो प्रमाण ये है। दूसरा प्रमाण कि आज के दिन हमारे देश भर में जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां जो हमने गारंटी दी उसको हम पूरा कर रहे हैं। तो कर्नाटका में हमने कहा था चुनाव से पहले कि महिलाओं के खाते में 2,000 रुपए डालेंगे, प्रदेश की सरकार डालेगी। कर्नाटका में किसी भी बहन से पूछो, हर महीने 2,000 रुपए उनके खाते में जा रहे हैं। सारी महिलाएं फ्री में बस यात्रा कर रही हैं। तो कर्नाटका की महिलाएं इतनी खुश हैं,
पहली बार तीर्थ यात्रा पे धड़ जा रही हैं, अपने मायके जा रही हैं, रिश्तेदारों से मिलने जा रही हैं, एक पैसा नहीं देना पड़ता। हमने कहा था छत्तीसगढ़ में हम किसानों का ऋण माफ करेंगे। सरकार बनी, 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऋण माफ करना शुरू किया। उनसे पूछिए, ये आवारा पशु की समस्या थी, छत्तीसगढ़ में बहुत थी, जैसे यहाँ यूपी में है। तो हमारी सरकार ने सोचा इसको हल कैसे करें। तो जो गौशालाएं हैं उनको खूब मजबूत बनाया। कैसे? अच्छी अच्छी सुविधाएं दे दी। अब यहाँ की गौशालाएं आप देखिए, मैंने देखी है खूब, छप्पर नहीं है, धूप में लेटी हुई है सारी गैया, पानी नहीं है, खाने के लिए चारा नहीं है। और ऐसे भयानक वीडियो निकले थे 1-2 साल पहले जहाँ 40-50 ऐसे ही मर गई धूप में बगैर खाए पिए, और बुलडोजर से ये लोग इनको खोद रहे थे। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या किया कि गौशालाओं को मजबूत बना के उसमें सारी अच्छी अच्छी सुविधा दे दी, और उन सुविधाओं को देखने के लिए महिलाओं को उन गौशालाओं में रोजगार दिया, और जो दूध मिलता था वो गांव तक पहुंचाने के लिए महिलाओं को रोजगार दिया, और महिलाओं को सिखाया कि इसमें से खोया मिठाई कैसे बनाते हैं, फिर वो बेच पाई तो उनकी कमाई हो गई। मैं ऐसी महिलाओं से मिली छत्तीसगढ़ में जिनकी 60 से 70 हजार की कमाई गौशालाओं में काम करके हो रही थी। और एक और बहुत बड़ी चीज की हमारी सरकार ने कि जो गोबर है, सरकार ने तय किया हम गोबर खरीदेंगे। तो गोबर खरीदना शुरू किया, उस गोबर में से गोबर गैस बना के गांव में भेजा। तो आपकी सुविधा भी हो गई, आपसे गोबर भी खरीदा। जब गोबर खरीदने लग गए तो लोगों ने कहा चलो हम जानवर रख ही देते हैं क्योंकि उससे हमारी कमाई हो रही है। समस्या सुलझा दी। आज छत्तीसगढ़ में जाए तो नहीं दिखेगा छुट्टा जानवर। अब हो सकता है भाजपा की सरकार वापस आ गई तो हो सकता है ये स्कीम बंद कर दे, लेकिन ये दिखाने के लिए आपको कि पूरे देश भर में प्रमाण है कि कांग्रेस की सरकारें आज के दिन क्या कर रही हैं। राजस्थान में हमने एक स्वास्थ्य बीमा निकाला, 25 लाख तक सबका जो जितने भी इलाज है मुफ्त में सरकार पैसे दे रही है उसके लिए। तो राजस्थान में मैं ऐसे लोगों से मिली हूं, हार्ट पेशेंट थे, हार्ट का ऑपरेशन करवाया, एक पैसा नहीं देना पड़ा, पूरा बीमा से ढक लिया गया, मतलब कवर हो गया, सरकार ने दिया। यही स्कीम हम पूरे देश में लाना चाहते हैं। अगर इस चुनाव में हमारी सरकार बनती है तो 25 लाख का बीमा सबके लिए, सारे गरीब परिवारों के लिए, 25 लाख का तक जितना भी इलाज है सारा मुफ्त में। बच्चे जो बेरोजगार हैं लेकिन पढ़ाई किए हुए हैं, स्नातक पास हैं, उनके लिए पहली नौकरी पक्की, उनको एक हुनर को बढ़ाने के लिए उनको नौकरी भी मिलेगी और वो 1 लाख सालाना उस नौकरी से कमाएंगे जब तक कहीं उनकी स्थायी नौकरी ना लग जाए। पेपर लीक के खिलाफ हम सख्त कानून लाना चाहते हैं कि किसी ने गड़बड़ करने की कोशिश की तो सख्त कार्रवाई होगी। और नौजवानों के लिए 5,000 करोड़ का फंड लाएंगे कि आप अगर अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कुछ नया काम करना चाहते हैं तो उस फंड से आपको पैसे मिलेंगे। किसानों के लिए कर्ज माफी के लिए स्थायी आयोग, ताकि जब जब आप कर्ज के संकट में आप उस आयोग में जा पाएंगे, आपकी मदद होगी। जितने भी खेती के सामान हैं सारों पे से हम जीएसटी हटाएंगे, सस्ता करेंगे उनको। खेती किसानी से आप फिर से कमा पाओगे। आपको आज के दिन मुआवजा नहीं मिलता, हम कानून बनाएंगे कि आपको 30 दिन के अंदर अंदर पूरा मुआवजा मिलना है, पूरा भुगतान मिलना है। इसके अलावा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, जो आजकल आपको मिलता नहीं है उपज के लिए, हम कानूनी अधिकार बना देंगे किसानों का। आपको मालूम है कि नहीं, ये 5 किलो का जो बोरा देते हैं ना, अच्छा है, ठीक है। ये अलग है कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार 35 किलो दे रही थी, ये लोग 5 किलो दे रहे हैं। ये कानून हमने बनाया था, कांग्रेस ने ये कानूनी अधिकार बनाया था कि
हर गरीब परिवार को भोजन का, राशन का अधिकार है। उसी के तहत ये लोग दे रहे हैं। वो इन्होंने मोदी जी की फोटो चिपका दी है उस पे भी, लेकिन है ये स्कीम कांग्रेस की। तो जैसे ये अधिकार मिला, हम किसानों का कानूनी अधिकार बनाएंगे। बाद में कोई सरकार आए जाए, उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको देना ही पड़ेगा। मजदूरी जहां भी होगी देश में, श्रमिकों को 400 रुपए प्रतिदिन से कम कानून बनेगा, उससे कम नहीं दे पाएंगे। जो कम देगा वो कानून का उल्लंघन करेगा। ये सब हम करना चाहते हैं और बहुत लंबी सूची है। ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं जो मैंने बताई हैं। हर छोटी चीज के लिए हमने सोचा है। मेरे भाई 4000 किलोमीटर पैदल चले कन्याकुमारी से कश्मीर, आप सबसे मिलने के लिए, फिर 4000 किलोमीटर की यात्रा और की मणिपुर से मुंबई तक, आप सबकी समस्याओं को सुनने के लिए कि क्या क्या है आपकी समस्याएं। और ये जो स्कीम हमने बनाई वो इसी के तहत बनाई गई कि उन्होंने जो सुना, जो सीखा, समझ में आया कि आज सबसे बड़ी समस्याएं बेरोजगारी, महंगाई है, उनको दूर करने के लिए, जनता की मदद करने के लिए हम क्या क्या ला सकते हैं। तभी हमने ये सब तय किया और वो सब हमारे न्याय पत्र में लिखा है, जो हम लागू करना चाहते हैं चुनाव के बाद। तो देखिए, हमारी नीति, हमारी विचारधारा एकदम अलग है। ये लोग कहते हैं लो पकड़ो 5 किलो का राशन, बाकी सारी देश की संपत्ति खरबपतियों को, कर्ज माफ होगा उनका 16 लाख करोड़ रुपए, किसानों का एक भी पैसा माफ नहीं होगा। आपके लिए ये 5 किलो राशन काफी है और आप इसके बदले में मुंह बंद रखो, धर्म और भगवान के नाम में हमको वोट दो। ये इनकी नीति है। अब तुम खड़े हो काले अंगोछे वाले, बहनों उतार के रहो, तुम खड़े हो, मैं तुमको बोलूं कि लो 5 किलो राशन लो हर महीने, या फिर मैं तुमको रोजगार दे रही हूं, कौन सा लोगे? क्यों? रोजगार। अरे कोई भी अक्लमंद रोजगार मिलेगा। और अगर सरकार की नीयत सही है तो कोई भी सरकार पहले रोजगार देगी। राशन अच्छा है, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ क्या दे रहे हो भाई? रोजगार दे रहे हो, उद्योग बनवा रहे हो, हमारी संपत्ति हमारे हाथों में दे रहे हो, हमें मजबूत करने का काम क्या कर रहे हो? ये जनता को पूछना जरूरी है। आप समझदार हो, समझ रहे हो, तो इनकी भी नियत समझो ना। आपको 5 किलो राशन पकड़ाकर आपको निर्भर बना रहे हैं। हर महीने वापस जाओगे कतार में और इंतजार करोगे कि और सरकार देगी। आपको आत्मनिर्भर कब बनाएंगे? पैरों पे खड़ा कब करेंगे? रोजगार मिलेगा बेटा, तुमको रोजगार मिलेगा, आत्मसम्मान मिलेगा, अपने परिवार का देखभाल करोगे, शादी करोगे, बच्चों का देखभाल करोगे, बड़ों का देखभाल करोगे। इसीलिए तो सरकार होती है। इसीलिए मैं आपसे सिर्फ ये कहने आई हूं, अब जागरूक बन जाओ। बहुत नाटक नौटंकी देख ली है इस देश ने। मन बना लो, मन बना लो कि चाहे कितना भी दबाव डाला जाए आपके ऊपर, चाहे कितना धमकाया जाए आपको, क्योंकि मैं जानती हूं कि यहाँ पे क्या होता है। हाँ, यहाँ भी तानाशाही और मोदी जी के स्तर पर भी तानाशाही। मन बना लो। देखो, जहां जहां इतिहास में, देश में, दुनिया में तानाशाही रही है, जब जनता ने मन बना दिया है कि बस बहुत हो गया और खड़ी हो गई जनता। अपनी खुद के पूर्वजों को देखो, यहाँ की जनता को देखो। 100 साल पहले सोच सकते हैं आप कि कितने गरीब हुए होंगे वो किसान, कितने गरीब हुए होंगे वो किसान, लेकिन कमजोर नहीं थे। अंग्रेजी साम्राज्य के सामने खड़े हो गए और इतने मशहूर हो गए अपने आंदोलन के लिए कि कोई जाकर इलाहाबाद में बोले मोतीलाल नेहरू जी के जाइए देखिए, वहां रायबरेली में किसान खड़ा हो गया है, गरीब है लेकिन इतने बड़े साम्राज्य के सामने खड़ा हो गया है। और वो आए, तो ये आपका इतिहास है। खड़े हो जाओ,
मन बनाओ, हम सब आपके साथ हैं। हम रोज लड़ रहे हैं आपके लिए, रोज लड़ रहे हैं आपके लिए, रोज सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, रोज लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, रोज संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लोग कहते हैं फिर से सरकार बनाओगे तो संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, आपके अधिकार, आपके आरक्षण खत्म हो जाएंगे। यही चाहते हैं ये लोग, चाहते हैं कि सत्ता बनी रहे बस, बाकी जनता रहे दलदल में, गरीबी में, उनका कोई परवाह नहीं है। और हम डराते रहे, धमकाते रहे, धर्म के नाम पर राजनीति करते रहे, लोगों में फूट फैलाते रहे। अब आ गया है समय सबको बदलने का, अपना भविष्य अपने हाथों में लो। और हम सब हैं, पुश्तों से आपके साथ खड़े हैं, पुश्तों की आपकी मदद की है, आपका समर्थन किया है और आपके लिए लड़े हैं और लड़ते जाएंगे। शहीद हुए, एक शहीद हुआ, दूसरा खड़ा हो गया। दादी जी शहीद हुई जब आपकी सांसद थी, पिताजी खड़े हो गए, वो शहीद हुए, माता जी खड़ी हो गई। आज उनका बेटा है आपके पास, उसके मन में आपके लिए श्रद्धा है। अभी बात करती हूँ दादी, अभी आके बात करती हूँ। उनके दिल में आपके लिए श्रद्धा है, सम्मान है, दिल लगा के काम करेंगे आपके लिए। उनको भारी बहुमत से जिताइए, किसी के भय में मत आइए, डरिए मत, कुछ नहीं होने वाला, हम सब हैं आपके लिए, लड़ेंगे, आपको कोई नहीं छू सकता। भारी बहुमत से जिताइए, कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाइए, इस देश के हालात को बदल डालिए। यही आगे करने आई थी, आपने बहुत ध्यान से सुना, धन्यवाद। जय हिंद।